जी, अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि आप कैसे जो है ना वो डुप्लिकेट्स को रिमूव कर सकते हैं, और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बेसिक जो चीज़ें हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए विद डिफरेंट सप्लायर्स आपको ज़रूरत होती है, हम पहले उन टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस कर लें, सो दैट जब आप किसी भी सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन करें तो वो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि वो बात करते हैं, लाइक ट्रेड अकाउंट आपने अप्लाई करना है, लाइक मैप पॉलिसी है, एमओक्यू क्या होता है, पीओ क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो कि बेसिक चीज़ें होती हैं और जिसकी बार-बार आपको ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज़ सप्लायर जो है ना वो हर एक बिज़नेस की कुछ ख़ास टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, अगर वो आपको आती हैं तो क्या होता है, आपके लिए बिज़नेस करना ईज़ी हो जाता है। तो मैंने ये कुछ ऑलरेडी लिखी हुई हैं, लाइक अच्छा ये बिज़नेस एड्रेस है या ट्रेड एड्रेस है। तो कुछ सप्लायर्स होते हैं वो आपसे आपसे पूछते हैं कि भई आपका जो बिज़नेस एड्रेस है वो कौन-सा है? तो बिज़नेस एड्रेस वो वाला एड्रेस होगा जिस एड्रेस पे आपकी क्या हुआ है, कंपनी रजिस्टर्ड है। अगर यूके में बिज़नेस कर रहे हैं तो यूके एलटीडी की जो बिज़नेस एड्रेस है वही आपका ट्रेड एड्रेस है, वही आपका जो है ना वो सारा कारोबार का जो भी एड्रेस है ना वो वही होगा, ठीक है? कोई अगर आपसे पूछे कि आपका तजारती एड्रेस क्या है, आपका बिज़नेस एड्रेस क्या है, तो आपने जिस एड्रेस पे आपकी एलएलसी बनी हुई है यूएसए के अंदर या एलटीडी बनी हुई है यूके के अंदर, तो आपने उसका एड्रेस आपने उसको कॉपी करके सेंड कर देना है। ठीक है जी। अच्छा, कुछ अकाउंट्स होते हैं जब भी आप किसी भी सप्लायर के साथ रब्ता करें ना, तो उनकी वेबसाइट पे कुछ अकाउंट्स होते हैं वो ऑलरेडी दे देते हैं कि आप यहाँ पर जाके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अकाउंट की जो टाइप्स होती हैं ना वो 2 किस्म की होती हैं, एक तो बिज़नेस अकाउंट्स होते हैं, दूसरे इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं। जो बिज़नेस अकाउंट्स होते हैं ना उसमें ये होता है कि आपसे बिज़नेस की डिटेल्स पूछी जाती हैं, आपसे ट्रेड की डिटेल्स पूछी जाती हैं कि आप हमारे साथ कारोबार करना चाह रही हैं। आप हमें बताएँ कि आप हैं कौन? आपकी कंपनी का नाम क्या है? आपकी अगर यूएसए है तो यूएस एलएलसी क्या है? ठीक है? उसकी सारी डिटेल्स आपसे पूछी जाएँगी। अगर तो यूके में है तो यूके की कंपनी की जो भी डिटेल्स है ना वो आपसे पूछी जाएँगी। तो वो जो बिज़नेस अगर अकाउंट है तो इसका मतलब ये है कि जो सप्लायर है वो मोस्ट प्रोबेबली उसने ऑलरेडी सारा सिस्टम बनाया हुआ है अपनी तरफ से अपनी वेबसाइट के ऊपर ही, यानी वेबसाइट के ऊपर ही आपका ट्रेड लॉगिन आपको शो होगा। तो जब ये चीज़ शो होगी तो आपने क्या इट मीन्स कि ये बिज़नेस अकाउंट होगा, और आप जब बिज़नेस अकाउंट के लिए आप अप्लाई करती हैं तो मोस्टली चांसेस क्या होते हैं आपका अप्रूव हो जाता है। मसला वहाँ पर होता है कि जब आपकी वेबसाइट जब कस्टमर की सॉरी जब सप्लायर की वेबसाइट पे ही कोई बिज़नेस की डिटेल्स नहीं आपसे माँगी गई, सही है? तो आपसे पूछा गया आपका नाम क्या है और आप पासवर्ड लगा दें, तो वो हो जाएगा इंडिविजुअल अकाउंट। जब आप साइन करेंगे ना, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद 2 तरह के ऑप्शंस आते हैं। एक तो आ जाता है बिज़नेस की डिटेल्स पूछते हैं, इट मीन्स के आप उनके साथ कारोबारी ताल्लुकात बना सकते हैं। दूसरा आ जाता है कि वहाँ पर लिखा होता है कि सिर्फ नाम और आप अपना एड्रेस दें और आप अपना पासवर्ड लगाएं या फ़ोन नंबर दें, ठीक है? इस तरह के अकाउंट्स को कहते हैं हम इंडिविजुअल अकाउंट्स। और जो इस तरह के अकाउंट्स होते हैं मोस्टली क्या होता है कि वो सप्लायर अपनी वेबसाइट के ऊपर ही सब कुछ नहीं बता रहा होता, आपको ईमेल करनी पड़ती है, उनको प्रॉपर्ली बताना पड़ता है कि हम आपके साथ इंटरेस्टेड हैं, हम आपके साथ कारोबार करना चाह रहे हैं, बल्क में परचेजिंग करना चाह रहे हैं, तो हमें तरीक़ेकार बताएं। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने ऑलरेडी वेबसाइट पे नहीं बताया हुआ, तो हमें उनको मैन्युअली ईमेल्स करनी पड़ती हैं, फिर जाके वो रिस्पॉन्स देते हैं हमें। सही है, तो अकाउंट की 2 तरह की टाइप्स होती हैं, एक तो बिज़नेस, जिसमें क्या होता है वो होलसेल फार्म होता है, उसमें आपसे डिटेल्स पूछी जाती हैं कंपनी की, तो जैसे ही वो आप फिल आउट करते हो तो उनकी तरफ से वेट करते हो कि यार रिप्लाई आता है कि नहीं आता, सही है। अच्छा जी, कंपनी नंबर। यूके में जब भी आप काम करोगे तो सप्लायर्स आपसे पूछेंगे आपकी कंपनी का नंबर क्या है, तो कंपनी के नंबर से वो क्या होता है वो एचएमआरसी की वेबसाइट होती है और वहाँ पर वो जाके सर्च आउट करती हैं, लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग हो। अच्छा, ये आ गया। अब ये कंपनी का नंबर होता है, ठीक है? यूके के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। जो ये वेबसाइट का नाम है, कंपनीज़ हाउस की ये वेबसाइट है, जो कि जस्ट लाइक पाकिस्तान में कोई जो है ना वो एसईसीपी है, ठीक है? जिसके थ्रू डिफरेंट कंपनीज़ बनती हैं। तो ये एसईसीपी ही है यूके की, ठीक है? तो ये कंपनी नंबर है। अगर किसी के पास आपका कंपनी नंबर है तो सिंपल जाके वो इस वेबसाइट में जाते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं और क्या होता है कि आपकी जो कंपनी है उसकी डिटेल्स शो हो जाती हैं, ठीक है?
तो जब भी आप सप्लायर को देते हो तो सप्लायर क्या करता है, आपकी कंपनी की सर्चिंग करता है, ठीक है। वो फाइलिंग हिस्ट्री में जाता है, वो देखता है कि भाई इसने ऑलरेडी फाइलिंग कितनी की हुई है और इसको कितनी देर हो गई है, इसने टैक्सेस वगैरह कितने पे किए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक सप्लायर जाके आपको देखता है जब भी वो आपको अलाउ करता है ट्रेड के लिए, ठीक है। तो मोस्टली ये चांसेस होते हैं वो जाके देखेगा एनुअल रिटर्न इसने पे किए हैं, नहीं पे किए, तो सारी चीज़ें देखेगा यहाँ पर जाके, ठीक है। तो ये कंपनी हाउस की ये वेबसाइट है, इसको आप जो है ना वो याद रखिएगा। इसका बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, लाइक आप यहाँ से फाइलिंग करवा सकते हैं अगर आप अपनी कंपनी की खुद ही फाइलिंग कर रहे हैं, लाइक मैं कर लेता हूँ तो खुद ही सारा कुछ हो जाता है यहाँ पर। आप ये जो है ना वो फाइल कंपनी यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर जाके आप फाइलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यूएसए के अंदर क्या होता है, जब आप यूएसए के अंदर काम करें तो वहाँ पर ईआईएन नंबर होता है, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, सही है। तो वो सप्लायर्स वो आपसे पूछेंगे वो ईआईएन नंबर क्या होगा, जस्ट लाइक आपका कंपनी हाउस का नंबर जो होता है ना वो इसी तरह यूएसए के अंदर क्या होता है वो ईआईएन नंबर होता है, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। और यूएसए के अंदर एक और भी फॉर्म होता है जिसको हम रीसेल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, ठीक है। इसको रीसेलर सर्टिफिकेट भी कहती हैं, इसको रीसेल सर्टिफिकेट भी कहती हैं, इसको टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट भी कहती हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम हैं। और ये जो सर्टिफिकेट होता है इससे क्या होता है कि ये रीसेलर्स को दिए जाते हैं, सो दैट जब भी मैं लाइक रीसेलर हूँ, मैं किसी कंपनी से जाके परचेसिंग करता हूँ, तो जब मैं उनको ये बताऊंगा कि भाई मैं रीसेलर हूँ, ये मेरे पास रीसेल सर्टिफिकेट है, इस स्टेट का है और मैं इस स्टेट में परचेसिंग करना चाह रहा हूँ, वहाँ पर मैं डिलीवर करना चाह रहा हूँ सामान। तो जब आप उनको शो करवाएंगे तो आपको जो टैक्सेस होते हैं ना नॉर्मली जो कस्टमर्स को कंज्यूमर्स को पड़ते हैं वो आपको नहीं पड़ेंगे, बिकॉज आप रीसेलर हैं। तो यूएसए के अंदर जो भी रीसेलर है जब वो परचेसिंग करता है जाके तो उसको कोई टैक्स नहीं पड़ता, ठीक है। जबकि यूके के अंदर क्या होता है, यूके के अंदर मैं यहाँ पर बता दूँ, यूके के अंदर होता है वैट, ठीक है। अब वैट के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, मैंने यूएसए का बता दिया, इसमें रीसेल सर्टिफिकेट है, जब आप जाके रीसेल सर्टिफिकेट शो करवाओगे तो आपको क्या होगा कि कोई टैक्स नहीं पड़ना, सही है। वो जब एनुअली जाके आप फाइलिंग करते हो किसी भी कंपनी के तब जाके हर स्टेट का डिफरेंट होता है टैक्सेस, वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर वैट की बात करें तो वैट नॉर्मली जो चार्ज होता है ऑन परचेजिंग वो 20% होता है, ठीक है। अगर कोई भी कंपनी कोई भी सप्लायर अगर वो वैट रजिस्टर्ड है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई भी सप्लायर वो वैट रजिस्टर्ड है तो क्या होगा कि वो आपसे 20% वैट वो ले सकता है। अगर कोई भी कंपनी वैट रजिस्टर्ड नहीं है वो आपसे 20% वैट नहीं ले सकती। कुछ सप्लायर्स हैं मेरे पास ऐसे जो कि जिनकी कंपनी नहीं बनी हुई, वो सिंपल जो है ना वो ऐसे ही काम कर रहे हैं और उनका थ्रेश होल्ड यानी जो नॉर्मली होता है 85,000 पाउंड का थ्रेश होल्ड होता है, ठीक है, पर ईयर का, कि आपने 85,000 पाउंड की एक साल के अंदर सेल जो है ना वो अगर क्रॉस कर ली, ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपको वैट के लिए लाजमी रजिस्टर्ड होना होगा, ये यूएसए का लॉ है। तो अगर 85,000 पाउंड की अगर हम सेल को तकसीम करें तो अराउंड ये 6700 पाउंड की सेल बनती है, जो कि पर मंथ आपको अगर करें, लाइक मैं जो है ना अगर कोई वैट डी रजिस्टर्ड अकाउंट पकड़ता हूँ अमेजोन का, तो उसमें क्या करता हूँ मैं इतनी सेल ही करता हूँ पर मंथ में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये अगर इसको मल्टीप्लाई करें 6700 को क्रॉस कर दें आप 12 से, ठीक है, तो ये 80,000 पाउंड की आपकी सेल बनती है। आप इसको 6800 भी कर सकते हो, मैं इससे कम रहता हूँ, यानी 80,000 पाउंड की मैं सेल जो है ना वो अब पूरे साल की करता हूँ, सो दैट जो मेरा थ्रेश होल्ड है वो 85,000 पाउंड से नीचे नीचे रहे। जब ये नीचे नीचे रहेगा तो मैं जो है ना एज आ वैट रजिस्टर्ड नहीं रहूँगा, ठीक है। और मुझे जो है ना वो एग्जेम्पशन का सर्टिफिकेट यानी मेरे पास होगा, यानी मैं एज अ वैट रजिस्टर्ड कंपनी नहीं होगा, तो मुझे क्या होगा कि मुझे हर क्वार्टरली जो है ना वो एचएमआरसी को 20% वैट नहीं देना पड़ना, या जिस वैट के लिए मैं रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है। एक तो ये बात आपको समझ आ गई कि 85,000 पाउंड की आपको क्या करनी पड़ती है, एक जो है ना वो एचएमआरसी का लॉ है कि आपको 85,000 पाउंड की अगर सेल से आप इंक्रीज़ कर गए हैं पर ईयर की, तो आपको वैट के लिए रजिस्टर्ड होना पड़ता है। फिर वैट कौन से हैं, मोस्टली क्या होता है 20% वैट होता है, ठीक है। एक और भी होता है 7.5% होता है, ठीक है। और कुछ कस्टमाइज किस्म के भी होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। इसमें खैर आपको अकाउंटेंट जो है ना वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है। हम क्या करते हैं जब भी अगर वैट जो 85,000 पाउंड की अगर सेल इंक्रीज़ कर गई है तो हम 20% वैट के लिए सिंपल रजिस्टर्ड हो जाते हैं।
तो आपको एक तो ये समझ आ गई। अच्छा, उसके लिए क्या है, पर मंथ जो है ना वो 6700 पाउंड की आप सेल कर लें तो उसके लिए क्या होगा कि आप 85,000 पाउंड की सेल से बिलो होंगे। अच्छा, अगर आप इंक्रीज़ कर चुके हैं 85,000 पाउंड की सेल से, देन क्या होगा कि आपको फिर वैट के लिए रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। वो अगर 20% वैट है तो वैट आपको पर क्वार्टर जो है ना वो हर 3 मंथ के बाद या 4 मंथ बनता है। तो आपको वैसे हमने कभी इस तरह जो है ना वो अकाउंट्स पकड़े नहीं हैं। मोस्टली हम क्या करते हैं कि वो एट रजिस्टर पढ़ते हैं, डी रजिस्टर्ड अकाउंट्स पकड़ते हैं। छोटे छोटे अकाउंट्स होते हैं, उसमें जो है ना वो अच्छे प्रॉफिट्स भी बन जाते हैं। तो आपको जब भी वैट के लिए रजिस्टर्ड होंगे तो आपको अराउंड जो है ना वो, मेरी डिफरेंट अकाउंटेंट से बात हुई थी, तो 6 to 7% आपके जो मार्जिन है ना वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। लाइक अगर आप कोई अकाउंट है और उस पे आपका जो प्रॉफिट्स बन रहे हैं वो 15% बन रहे हैं, ठीक है, और ये वैट डी रजिस्टर्ड अकाउंट है, यानी आपने 85,000 पाउंड की सेल को क्रॉस नहीं किया पूरे साल के अंदर, ठीक है, आपके प्रॉफिट्स जो है ना वो 15% बन रहे हैं, 20% लगा लें, सही है। तो जब आप वैट के लिए रजिस्टर्ड हो जाएंगे, जब आप 85,000 पाउंड की सेल को अचीव करेंगे, तो देन क्या होगा, HMRC को क्वार्टरली आप पे करोगे जो वैट होता है, इनपुट वैट और आउटपुट वैट, वो एक लंबी डिटेल है, वो इसके बारे में हम बड़ी बाद में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो जो इनपुट वैट और आउटपुट वैट होता है उसका जो डिफरेंस होता है वो आप जो है ना वो HMRC को देती हो। तो जब देने के बाद आपको अराउंड जो है ना वो 6 to 7% वैट जो है ना वो आपका उधर चला जाता है, आपके प्रॉफिट्स में से कट डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर 15% आप प्रॉफिट कमा रहे हो वैट डी रजिस्टर्ड अकाउंट में, जिसमें वैट रजिस्टर्ड नहीं है, और दूसरी साइड पे अगर आप वैट के लिए रजिस्टर्ड हो जाते हो, तो 15% से आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डिक्रीज होकर वो 6 to 7% रह जाते हैं सिर्फ, ठीक है। तो इसलिए प्रेफर्ड यही है कि आपका जो अकाउंट है वो यूके के अंदर क्या होना चाहिए, आपका वैट डी रजिस्टर्ड अकाउंट होना चाहिए, जिसमें आप 85,000 पाउंड की सेल को एनुअली करो, ठीक है। इससे कम कम करो तो आपको वैट भी नहीं देना पड़ता, और आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपके अच्छे प्रॉफिट्स भी आपके बन जाते हैं। अगर आप वैट के लिए रजिस्टर्ड हो जाओ तो फिर ये है कि वो फिर बड़ी गेम है, आपके पास फिर बजट अच्छा होना चाहिए ताकि आप अच्छे प्रॉफिट्स जो है ना वो अच्छी बल्क परचेजिंग कर लो और अच्छे प्रॉफिट्स कमा लो। सही है, ये वैट की आपको सारी समझ आ गई। अच्छा, जो वैट होता है, अगर आप वैट के लिए रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं, जब भी आप परचेजिंग करोगे ना, ठीक है, जो मर्जी बंदा है, जब भी आप परचेज करोगे यूके के अंदर, इंडिविजुअल है, कंपनी है, तो उसको 20% वैट लाजमी देना पड़ता है, ठीक है। ये आपको कम्युनिकेशन के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी भी क्लाइंट से बात, जब भी आप किसी भी सप्लायर से बात करो, तो आपको क्या, उससे अगर आप परचेजिंग करना चाहो तो आपको 20% वैट मस्ट देना पड़ता है, चाहे आप रजिस्टर्ड हो चाहे आप रजिस्टर्ड नहीं हो, ठीक है। ये आपने परचेजिंग के अंदर लाजमी करना पड़ता है। लाइक अगर मैं 100 यूनिट्स जो है ना वो कीबोर्ड के खरीद रहा हूँ, ठीक है, इसी कीबोर्ड के लेट्स सपोज खरीद रहा हूँ, तो इसकी जो टोटल अमाउंट लेट्स सपोज बनती है वो 1000 पाउंड बनती है। तो 1000 पाउंड के ऊपर मुझे 20% वैट देना होगा। तो 1000 पाउंड अगर मेरा ऑर्डर बनता है तो इस पर 20% वैट जो है ना वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 200 पाउंड का। 200 पाउंड का मुझे वैट देना होगा। इट मीन्स कि जो टोटल मेरा ऑर्डर बनेगा वो 1200 पाउंड का बनेगा, ठीक है। तो जो भी परचेजिंग होगी यूके के अंदर, तो उसमें क्या होगा कि आपको 20% वैट लाजमी देना पड़ता है। हाँ, अगर आप वैट डी रजिस्टर्ड अकाउंट्स हो तो फिर आपको जो है ना वो HMRC को वापस नहीं देना पड़ता वैट। अगर आप वैट रजिस्टर्ड हो तो आपको क्या करना पड़ता है, हर क्वार्टरली जो है ना वो वैट आपको HMRC को देना पड़ता है। HMRC इज़ लाइक FBR या SECP आप कह लें पाकिस्तान की, ठीक है, जिसमें सारे रेवेन्यू इकट्ठे होते हैं। तो इसकी आप मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन है, मैं अगेन थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। वैट जो है ना वो परचेसिंग भी आपको 20% देना पड़ता है। यूके के अंदर ये असूल है कि जब भी आप परचेसिंग करो 20% वैट आपको देना पड़ेगा ऑन परचेसिंग। और 85,000 पाउंड की सेल से अगर आप सेल से कम रहते हो पर ईयर की, तो आपको क्या आप जो है ना वो वैट डी रजिस्टर्ड रहते हो, आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। जब उसकी और इसकी सेल कितनी बनती है, 6 to 700 पाउंड पर मंथ आप सिंपली करें अपने अकाउंट पे, और ये नीचे नीचे फिर आप रहेंगे, आपको कोई वैट के लिए रजिस्टर्ड नहीं होना पड़ता, ठीक है। अब वैट रजिस्ट्रेशन के 2 से 3 ऑप्शंस है, 20% है, 7.5% है, और भी कस्टमाइज़ है। तो आपको जो सूटेबल होलसेल में क्या होता है कि आप 20% के लिए ही रजिस्टर्ड होते हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़ गई और आपके लिए अगर बजट अच्छा है और उसमें करना चाह रहे हैं। और भी ऑप्शंस हैं कि लाइक आप 2 अकाउंट्स बना लें, ठीक है, अगर आपके पास बजट अच्छा है, 10 से 15,000 पाउंड का बजट है, तो 2 अकाउंट्स बना लें। एक अकाउंट पे भी 6700 की सेल करें, दूसरे पे भी 6700 की सेल करें। तो इस तरीके से जो है ना वो आप मैनेज कर सकते हैं। 2 अकाउंट्स होंगे, दोनों अकाउंट्स डी रजिस्टर्ड होंगे, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सही चलती रहेगी। सही है, और आपको जो है ना वो हर क्वार्टरली आपको HMRC को पे नहीं करना पड़ना।
सही है, ये तो होगी सारी कहानी वैट की। अब यूके की आपको सारी समझ आ गई कि वैट का कैसे असूल काम करता है। अब जो यूएसए का है उसमें रीसेल सर्टिफिकेट होता है, सिंपली आपने जाके उनको रीसेल सर्टिफिकेट देना है, तो आपकी जो है ना वो आपको कोई टैक्स नहीं पड़ना। डिलीवरी एड्रेस, अच्छा ये जो डिलीवरी एड्रेस है जो भी है यूके या यूएस या डिलीवरी एड्रेस जो भी सप्लायर्स हैं वो कहते हैं कि भाई आपका कमर्शियल एड्रेस होना चाहिए। दो तरह के एड्रेसेस होते हैं, एक होते हैं होम एड्रेस और दूसरा होता है कमर्शियल एड्रेस या बिजनेस एड्रेस उसको कहते हैं। मोस्टली क्या होता है, कुछ यानी मोस्टली जो सप्लायर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि भैया आपका अगर जो भी एड्रेस है वो बिज़नेस एड्रेस है देन हम डिलीवरी करेंगे, अगर आपका बिज़नेस एड्रेस नहीं है तो हम जो है ना वो डिलीवरी नहीं करेंगे। तो उनको ये इश्यूज होते हैं। सही है, तो आपने क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि आपका जो एड्रेस है वो बिज़नेस एड्रेस हो। लाइक हमने रिसेंटली एक क्लाइंट था, उसके घर में पहुंचाना था सामान, तो सप्लायर ने कहा भाई हम नहीं पहुंचा सकते बिकॉज़ ये होम एड्रेस है, हमें बिज़नेस एड्रेस चाहिए। और ट्रेड रेफरेंसेस क्या होते हैं, चाहे यूके या यूएस से है, तो उसमें क्या होता है ट्रेड रेफरेंसेस बेसिकली आपको जब भी आप क्रेडिट के लिए अप्लाई करते हैं ना किसी भी सप्लायर के साथ, तो आपको ट्रेड रेफरेंसेस देने पड़ते हैं। अब दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक होते हैं परफॉर्मा अकाउंट और एक होते हैं क्रेडिट अकाउंट। जिसको सिंपल मैं अगर अल्फाज में बात करूं कि आपने पैसे दिए, सामान लिया, दिस इज कॉल्ड परफॉर्मा अकाउंट। ठीक है, आपने पैसे जो है ना वो बाद में दिए, 30 दिनों के बाद दिए, लेकिन सामान आपने पहले परचेज कर लिया, इसको कहते हैं हम क्रेडिट अकाउंट। ठीक है, दो तरह के अकाउंट्स है, परफॉर्मा और क्रेडिट अकाउंट। क्रेडिट में आप सामान पहले ले लेते हो, आपको एक थ्रेशोल्ड होता है कि 20 या 30 दिन या 45 दिन के अंदर अंदर आपने पैसे वापस करने हैं उस सप्लायर को। ठीक है, ये मैं बैंक की बात नहीं कर रहा, बैंक का डिफरेंट होता है, सप्लायर का डिफरेंट होता है। तो सप्लायर के साथ जब भी आपको क्रेडिट के लिए आप अप्लाई करते हो ना, तो वो आपसे 2 से 3 ट्रेड रेफरेंसेस पूछता है। ठीक है, ट्रेड रेफरेंसेस क्या होते हैं कि ऐसे ही है जैसे मैं अगर पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, तो मैंने किसी के साथ, मैं एज अ बड़ी कंपनी हूँ और मैं जो है ना वो डिफरेंट मुझे सप्लायर अप्रोच कर रहे हैं कि मैंने आपसे आपके साथ काम करना है और हम ट्रेड अकाउंट आपके साथ ओपन करना चाह रहे हैं। तो मैं उससे पूछूंगा कि भाई आपने ऑलरेडी किस किस के साथ काम किया हुआ है, मुझे उसकी ना डिटेल सेंड करो। मैं उनको कॉल करूंगा, उनसे पूछूंगा कि भाई ये बंदा कैसा है, इसका तरीक़ेकार आपके साथ कैसा रहा, क्या ये टाइम पे आपको पेमेंट करता रहा, अगर मैं इसको जो है ना वो उधार पे सामान देना शुरू कर दूँ, क्या ये आपको अच्छा बिहेव करता रहा? अगर तो अच्छी परफॉर्मेंस होगी देन जो है ना वो आपका ट्रेड जो अकाउंट होता है, सॉरी क्रेडिट जो अकाउंट होता है वो आपका अप्रूव हो जाता है। फिर आप क्या करोगे, सामान ले लोगे, 30 या 45 दिन के अंदर अंदर आप उनको पेमेंट वापस कर सकते हो। सो दिस इज़ क्रेडिट अकाउंट। क्रेडिट अकाउंट के लिए 2 से 3 ट्रेड रेफरेंसेस होने चाहिए। ट्रेड रेफरेंसेस अगर आप नई कंपनी है, आपने अभी काम ही नहीं किया किसी के साथ, सही है, और आपको जो है ना वो आपने क्रेडिट के लिए अप्लाई करना है, फिर क्या करोगे, सिंपली किसी भी सप्लायर के साथ आप अकाउंट ओपन करो। ओपन करने के बाद वैसे हर कोई सप्लायर जाके कॉल नहीं करता कि ये आपके साथ कैसे काम करता रहा है। ठीक है, तो सिंपल आप किसी भी सप्लायर के साथ अकाउंट ओपन करो और उनको एज आ शो करवा दो कि जनाब ये जो है ना ये एज आ ट्रेड रेफरेंसेस आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसमें इतनी ज़्यादा वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज़ जो भी, अच्छा ये जो फर्स्ट पहले 2 से 3 ऑर्डर्स होते हैं ना, वो हमेशा परफॉर्मा बेसिस पे होते हैं। आप पहले कैश लेते हो फिर सामान लेते हो। ठीक है, क्रेडिट आपको ऐसे ईजिली नहीं दे देते। 2 से 3 मरतबा जब आपकी ट्रांजेक्शन हो जाती हैं, लेना देना हो जाता है, देन आप जो है ना वो क्रेडिट आपको देते हैं, अदरवाइज आपको नहीं देते। ठीक है, अच्छा अब यहाँ बिल्कुल ये बेसिक चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। यूपीसी कोड और ईएन कोड ये क्या होते हैं? यूपीसी कोड जो होते हैं ना वो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होते हैं। ईएन कोड क्या होते हैं? वो होते हैं यूरोपियन आर्टिकल कोड्स। ठीक है, आर्टिकल नंबर। जो यूपीसी कोड होते हैं वो यूएसए के अंदर होते हैं। ठीक है, मोस्टली। और जो ईएन कोड होते हैं वो होते हैं यूके के अंदर। ठीक है, अब जो यूपीसी कोड होते हैं उसमें क्या होता है कि हम जब भी यूएसए के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो हम सप्लायर से कहते हैं कि भाई आप अपने यूपीसी कोड सेंड कर दो। वो यूपीसी कोड फिर हम कीपा के अंदर अपलोड करते हैं या डिफरेंट टूल्स के अंदर अपलोड करते हैं, तो वहाँ से हमें जो है ना वो प्रॉफिट कैलकुलेशन फिर उनकी करती हैं और अच्छी प्रोडक्ट्स निकालते हैं। अगर आप यूके के अंदर हैं तो आपने यूपीसी कोड नहीं फिर सप्लायर से पूछना, आपने फिर कहना है कि भाई मुझे ईएन कोड्स दे दो। वो ईएन कोड्स मैं कीपा के अंदर अपलोड करूँगा या फिर मेरे पास अगर कोई टूल्स हैं पेड हैं और वो स्कैनर हैं तो मैं उनके अंदर अपलोड करूँगा, तो मुझे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स शो होंगे। ठीक है, यूके के अंदर ईएन कोड्स होते हैं, यूएसए के अंदर यूपीसी कोड्स होते हैं। इतना इनफ है। अगर आप इसकी पिक्चर देखना चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ यूपीसी कोड्स।
ठीक है। ये वाले यूपीसी कोड्स होते हैं। ये अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से खरीदो ना, तो ये हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है। अगर वो अच्छी प्रोडक्ट है यानी ब्रांडेड है, सही है, तो ये चीज़ लाजमी उसके ऊपर होगी। तो ये यूपीसी कोड्स होते हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर चलती हैं। ठीक है। अब ईएन कोड्स वो भी इसी तरह के होते हैं, उसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। इसमें दोनों में कुछ नंबरिंग का डिफरेंस होता है और कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता। ये 13 डिजिट्स होते हैं जो कि प्रोवाइड्स यूरोपियन प्रोडक्ट्स विद इंडिविजुअल आर्टिकल नंबर। ठीक है। ये मोस्टली जो है ना वो यूरोप में यूज़ होता है, ई ए एन कोड्स। अब इसकी भी आपको होप सो समझ आ गई है, ई एन कोड क्या होते हैं, यूपीसी कोड क्या होते हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन में आपके साथ आपको कैसे बेनिफिट देगी देगी अगर आप यूएसए के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपने उनसे यूपीसी कोड की लिस्ट पूछनी है कि मुझे आप जो प्राइस शीट है उस प्राइस शीट में यूपीसी कोड होने चाहिए प्लस प्राइसेस होने चाहिए प्रोडक्ट्स की। ठीक है। अगर आप यूके के अंदर काम कर रहे हैं तो आप जो है इनसे ई एन कोड्स पूछेंगे, प्लस क्या होगा कि आप जो है उनसे प्राइसेस का पूछेंगे, ई एन कोड विद प्राइसेस, और यूएसए के अंदर यूपीसी कोड प्लस प्राइसेस आप उनसे पूछेंगे। ठीक है। अब आ जाता है गेटेड और अनगेटेड। ये क्या चीज़ होती है? गेटेड होता है कि आप जब भी प्रोडक्ट को सेलर सेंटर के अंदर ऐड करो, तो वहाँ पर अमेज़न आपसे पूछे कि इसकी इनवॉइस किधर है, मुझे इसकी इनवॉइस दो। ठीक है। और अनगेटेड से क्या मुराद है कि आप जब भी प्रोडक्ट को अमेज़न सेल सेंटर के अंदर ऐड करो तो आपको कोई ऐसा इनवॉइस रिक्वायर्ड ना हो, तो उसको कह देते हैं हम अनगेटेड। गेटेड और अनगेटेड। ठीक है। और इसमें दो और भी चीज़ें हैं, हार्ड अप्रूवल, सॉफ्ट अप्रूवल। ये बस कुछ टर्म्स हैं जो कि मार्केट में ऐसे बनी हुई हैं। हार्ड अप्रूवल्स और सॉफ्ट अप्रूवल्स, इससे क्या मुराद है? ये वैसे स्कैनिंग का पार्ट है, तो मैं लेकिन बता देता हूँ ताकि कम्युनिकेशन वालों को भी पता होना चाहिए। हार्ड अप्रूवल क्या होता है कि उसमें आपसे पूछा जाता है कि इसकी इनवाइस आपने लाजमी जमा करवानी होती है। ठीक है। और सॉफ्ट अप्रूवल्स में क्या होता है कि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब भी आप प्रोडक्ट को ऐड करते हो ना, तो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिंपल आपने क्या करना होता है, उन क्वेश्चंस का आपने आंसर करना होता है, और फिर आप उस प्रोडक्ट को जाके अमेज़न पर बेच सकते हो। ठीक है। वो सॉफ्ट अप्रूवल होगी कि आपने कुछ क्वेश्चंस के जवाब दिए, आपको अप्रूवल मिल गई है। हार्ड अप्रूवल में आपने इनवॉइसेस को लाजमी जमा करवाना होता है। गेटेड क्या होता है? मैंने ऑलरेडी बताया, गेटेड जिसमें इनवॉइस रिक्वायर्ड हो, और अनगेटेड जिसमें इनवॉइस रिक्वायर्ड ना हो। ठीक है। अब जब भी आपने किसी एक ऐसे सप्लायर के साथ काम कर रहे हो कि जो कि ऑथराइज नहीं है, देन आपने क्या करना होता है, ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर सामान को सेल आउट करना होता है कि जिसमें इनवॉइसेस रिक्वायर्ड ना हो, यानी उसमें हार्ड अप्रूवल ना हो और वो आइटम गेटेड ना हो। ठीक है। सिर्फ अनगेटेड कैटेगरी या अनगेटेड प्रोडक्ट्स में काम करना है अगर वो सप्लायर ऑथराइज नहीं है। ठीक है। अगर वो ऑथराइज है और उसके इनवाइसेस जो है ना वो अमेजोन पर एक्सेप्टेबल हैं, देन आप क्या कर सकते हो, देन आप गेटेड कैटेगरी में भी या गेटेड प्रोडक्ट्स में या जिस प्रोडक्ट में आपको इनवाइस रिक्वायर्ड है उसमें काम कर सकते हो। क्लियर हो गया? अच्छा, जो रिक्वेस्ट अप्रूवल होता है इसी के बस नाम है, गेटेड को ही रिक्वेस्ट अप्रूवल कह सकते हैं। ठीक है। जब आप अमेजोन के अंदर प्रोडक्ट ऐड करते हो तो ऊपर आ जाता है रिक्वेस्ट अप्रूवल। ठीक है। आप अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हो तो फिर आपसे इनवॉइसेस मांगते हैं। तो रिक्वेस्ट अप्रूवल, गेटेड, हार्ड अप्रूवल, ये सारी एक ही चीज़ है। अब आ जाते हैं जनाब ये लेबल्स के बाद आ जाती है कि लेबल्स कौन कौन से होते हैं। लेबल्स होते हैं जो बेसिक, जो 3 टाइप्स के लेबल्स होते हैं जो कि कम्युनिकेशन वालों को पता होना चाहिए। एक लेबल्स होते हैं जिसको हम कह देते हैं FNSKU लेबल्स। ठीक है। दूसरे लेबल्स होते हैं जिसको हम कह देते हैं UPS लेबल्स। तीसरे लेबल्स होते हैं जिसको हम कह देते हैं बॉक्स लेबल्स। ये 3 तरह के लेबल्स होते हैं जो कि मोस्टली कम्युनिकेशन वालों को पता होना चाहिए, और इसको यूटिलाइज होता है डिफरेंट जगह पर। अब जो FNS के लेबल्स होते हैं ये किस लिए होते हैं? इसके लिए, इसको समझने से पहले जो है ना आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरर बारकोड। मैन्युफैक्चरर बारकोड। अब क्या होता है कि जब भी मैं, अगर लेट्स सपोज ये माउस है, अगर मैं माउस खुद बनवाता हूँ ना, तो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर या तो मैं यूपीएस कोड लगा दूंगा या फिर EN कोड लगा दूंगा। ठीक है। तो वो एक तरह की प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन होती है। सही है। वो जो प्रोडक्ट की मैं क्या करता हूँ, मैं EN कोड भी लगा देता हूँ, मैं यूपीएस कोड भी लगा देता हूँ, दोनों मैंने लगा दिए। मैंने यूके के अंदर भी बेचना है, मैंने यूएसए के अंदर भी बेचना है, तो मैंने ये लगा दिए। अब क्या होगा कि मैं इसको ईजिली बेच सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है। ये आपको सप्लायर लगा के दे देते हैं, इसको कह देते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं, ये मैन्युफैक्चर जो बनाने वाले हैं ना, ये जो माउस बनाने वाले हैं, लेट्स सपोज हम इसकी एग्जांपल ले रहे हैं माउस की, तो वो ये जो बनाने वाला है वो सिंपल क्या करेगा, वो छोटे छोटे बारकोड्स होते हैं जो मैंने अभी दिखाए हैं आपको। ठीक है। ये वाले जो EN कोड्स होते हैं, वो सिंपल जाके EN कोड्स लगा देते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर, ये यूपीएस कोड्स लगा देते हैं। इसको कह देते हैं मैन्युफैक्चरर बारकोड, क्योंकि मैन्युफैक्चर लगाता है। ठीक है। ये प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है।
एक और तरह के बारकोड्स होते हैं जो कि अमेज़न के अंदर काम करते हैं, ये सिर्फ़ अमेज़न के अंदर काम करते हैं, ये कहीं और नहीं काम करते। मैन्युफैक्चर बारकोड ओवरऑल द वर्ल्ड काम करते हैं, जबकि जो एफएनएसक्यू लेबल्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये सिर्फ़ विद इन अमेज़न काम करते हैं, विद इन अमेज़न सिस्टम, ठीक है? ये कहीं और पर नहीं काम करते। एफएनएसक्यू लेबल्स का क्या मीनिंग है? फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट, एफएनएसक्यू, ठीक है? तो ये जो लेबल्स होते हैं, ये भी आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं अमेज़न पर। अगर आपने अब यहाँ पर बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, मैं मज़ीद टाइप्स में नहीं जाता, लेकिन मैं मोटा-मोटा अभी बता रहा हूँ। ये जब स्कैनिंग आएगी ना, तो स्कैनिंग पार्ट में मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ बताऊँगा कि मैन्युफैक्चर बारकोड कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं अमेज़न पर, और एफएनएसक्यू लेबल्स कहाँ पर इस्तेमाल करने हैं अमेज़न पर। इसकी अभी डिटेल्स में नहीं जाता, बिकॉज़ कम्युनिकेशन में इतना ही काफ़ी है, इतना बहुत इन्फॉर्मेशन है इसमें। ठीक है, एफएनएसक्यू लेबल्स अमेज़न के अंदर काम करते हैं। जब अमेज़न कह रहा है कि इसको एफएनएसक्यू लेबल्स पर भेजना है, तो आपने क्या करना होता है, वो एफएनएसक्यू लेबल्स अमेज़न से डाउनलोड करने होते हैं, सप्लायर को सेंड करने होते हैं, या अगर आपका सामान जो है ना वो प्रेप सेंटर में पड़ा होता है, तो आपने उसको सेंड करने होते हैं। ठीक है, तो वो एफएनएसक्यू लेबल्स लगा देंगे आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर। वो जैसे लग जाएंगे तो आपने सिंपल उसको अमेज़न के अंदर भिजवा देना होता है। अच्छा, एफएनएसक्यू लेबल्स हो गए हमारे। एक और चीज़ होती है बबल रैप। ठीक है, बबल रैप क्या होता है? बबल रैप मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये बबल रैप होता है। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं वो बल्की होती हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर ये चीज़ लगा दी जाती है। ठीक है, ये पटाखे, तो आपने क्या करना होता है, ये प्रोडक्ट के ऊपर, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिस पे अमेज़न रिक्वायर्ड करता है, तो आपने ये प्रोडक्ट पे लगा देना है। और दूसरा होता है पॉली बैग्स। ठीक है, ये कब इस्तेमाल होते हैं? ये अगर अमेज़न पर आपकी जो प्रोडक्ट है वो पैक ऑफ 3 बिक रही है। लेट्स सपोज़ ये माउस है, ये माउस जो है ना वो अमेज़न पर पैक ऑफ 3 बिक रहा है, ये पैक ऑफ 1 नहीं बिक रहा। तो मैं क्या करूँगा, इसी माउस के जो 3 पीसेज़ हैं उनको मिलाऊँगा और ये एक शॉपर के अंदर मैं पैक कर दूँगा। ये जो है, इसके अंदर मैं पैक कर दूँगा। इसको कह देते हैं हम पॉली बैग्स। ठीक है? या इसको पैक्स भी कहते हैं, पैक ऑफ 3 या पैक ऑफ 5 है, पैक ऑफ 6 है, या पैक ऑफ 10 है, तो इसको इस तरह भी कह सकते हैं। ये पॉली बैग्स होते हैं जिसको यहाँ पर शॉपर कह देते हैं। अच्छा, बबल रैप हो गया, पॉली बैग्स हो गया, एफएनएसक्यू लेबल्स हो गए। अच्छा, दूसरे आ गए यूपीएस लेबल्स और बॉक्स लेबल्स। अच्छा, अगर अब देखें ना, यूएसए के अंदर, यूके के अंदर या यूएसए के अंदर क्या होता है कि जब भी आपने सामान को अमेज़न के वेयरहाउस के अंदर लेके जाना है ना, तो आपको क्या होगा कि कुछ ना कुछ कैरियर कंपनीज़ को यूज़ करना होगा। जस्ट लाइक मैं अगर यहाँ से किसी कराची में सामान भिजवा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से अपने सिटी से, तो मुझे या तो टीसीएस का यूज़ करना होगा, या पाकिस्तान पोस्ट है उसको यूज़ करना होगा, या एलसीएस है उसको यूज़ करना होगा। तो वहाँ पर भी सिमिलर यही चीज़ है कि आपको यूपीएस या किसी और की सर्विसेज को यूज़ करना पड़ता है। अगर आप यूपीएस का यूज़ करते हैं तो वो फिर एक लेबल्स बना देते हैं। अगर आपने दराज से परचेजिंग की है ना कभी भी, तो उसके उस प्रोडक्ट के ऊपर जो आप परचेज़ करते हो आपके घर में आती है, तो उसके ऊपर लेबल्स लगे होते हैं। ठीक है, तो वो लेबल्स जो होते हैं ना वो ट्रैकिंग डिटेल्स होती हैं बेसिकली। तो उनको स्कैन किया जाता है, फिर वो जहाँ पर जाता है, वहाँ के जो वेयर हाउसेज होते हैं वो उसको स्कैन करते हैं, फिर अपडेट कर देते हैं सिस्टम के अंदर कि ये सामान अभी यहाँ पर पहुँच गया है। ठीक है, तो वो यूपीएस की ट्रैकिंग डिटेल्स होती हैं। वो जो लेबल्स होते हैं ना, वो लेबल्स प्रोडक्ट बॉक्सेस के ऊपर लगते हैं। मैं दिखा देता हूँ यूपीएस के लेबल्स कैसे होते हैं। ठीक है, ये वाले यूपीएस के लेबल्स होते हैं, ये प्रोडक्ट के ऊपर लगे होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये कहाँ से सामान आया, ये कहाँ जा रहा है, इसमें सामान कौन कौन सा है, ये इसकी सारी ट्रैकिंग, ये यूपीएस स्टैंडर्ड आ गया, ये इसकी सारी ट्रैकिंग डिटेल्स आ गई। ट्रैकिंग डिटेल से आप क्या करोगे, सर्च आउट कर लोगे कि ये अभी पार्सल मेरा कहाँ पर पड़ा होगा। ठीक है, ये यूपीएस की लेबल्स होती हैं। जब भी सप्लायर से हम सामान अमेज़न डायरेक्ट शिप कर रहे होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि अमेज़न के सेल सेंटर से यूपीएस के लेबल्स को जनरेट करते हैं, जनरेट करके सप्लायर को भेज देते हैं कि भाई ये रहे यूपीएस के लेबल्स। फिर यूपीएस वालों की कलेक्शन करवा के अगले दिन खुद यूपीएस जाएगा अपनी गाड़ी में और वहाँ से सामान लेकर अमेज़न के अंदर शिफ्ट कर देगा। तो यूपीएस लेबल्स का ये बेनिफिट है। ये बॉक्सेस के ऊपर लगे होते हैं, जो भी कार्टन्स है ना, आपने जो भी कार्टन्स मंगवाए हैं उसके हर कार्टन के ऊपर ये लगेगा। ठीक है, जबकि ये जो एफएनएस के लेबल्स होते हैं ये हर प्रोडक्ट के ऊपर लगते हैं। ठीक है, लाइक ये माउस है, माउस के ऊपर आ जाएगा जो भी पॉली बैग है उस वो आ जाएगा, और पॉली बैग के ऊपर लगेगा एफएनएस के लेबल। छोटा सा होता है, मैं दिखा देता हूँ इसकी पिक्चर, एफएनएस के लेबल्स कितना छोटा सा होता है। आई थिंक मैंने दिखाई थी पहले।
ठीक है, ये छोटा सा होता है। ये हर प्रोडक्ट के ऊपर लग जाएगा, फाइनेंस के लिए बिल्कुल छोटा सा होता है, हर प्रोडक्ट के ऊपर लगेगा। जबकि ये जो बाकी आ जाते हैं यूपीएस लेबल्स, ये बड़े सारे होते हैं, इतने इतने होते हैं बड़े सारे, तो ये हर बॉक्स के ऊपर लग जाएगा। अच्छा, बॉक्स लेबल्स भी कुछ होते हैं, इसको आइडेंटिफिकेशन लेबल्स भी कहते हैं, बॉक्स लेबल्स। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन लेबल्स भी कहती हैं। ठीक है, इसको अमेज़न लेबल्स भी कहते हैं, अमेज़न एफबीए लेबल्स। ठीक है, इसको एफबी लेबल्स भी कह सकते हैं। तो ये क्या होता है कि जब भी आप सामान को अमेज़न के वेयर हाउस के अंदर लेके जाओगे ना, तो अमेज़न ऐसे नहीं एक्सेप्ट कर लेता सामान को। ठीक है, लाइक मैंने कुछ सामान बेचना है, तो मैं अपनी गाड़ी लूँ और अमेज़न के वेयर हाउस में चला गया और उनको कह दिया कि भाई ये सामान है मेरा, ये आप शिफ्ट कर लो अपने वेयर हाउस के अंदर, ये इसको मैंने बेचना है। वो ऐसा नहीं करते। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि आप सिंपल क्या करते हो कि आप अमेज़न के सेल सेंटर में गए, वहाँ उनको सारी डिटेल्स बताई कि मेरा इतना सामान है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ जा रहा है, इसकी डायमेंशंस इतनी है, इसका इतना वेट है, और इस प्रोडक्ट के अंदर ये, इस बॉक्स के अंदर इतने इस प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं। हर चीज़ आपको हर डिटेल बतानी पड़ती है। फिर जाके क्या करते हैं, अमेज़न लेबल्स जनरेट करता है, उसको कहते हैं एफबी लेबल्स। ठीक है, यूपीएस लेबल्स भी ऐसे निकलते हैं, अमेज़न एफबी लेबल्स भी ऐसे निकलते हैं। वो जो अमेज़न के लेबल्स होते हैं, यूपीएस के लेबल्स होते हैं, वो आपने सप्लायर को देने होते हैं, जिसके थ्रू आपने सामान अमेज़न के अंदर शिप करवाना होता है। अगर आपका सामान प्रेप सेंटर के अंदर पड़ा हुआ है, तो आपने प्रेप सेंटर वालों को यूपीएस के लेबल्स देने हैं, बॉक्स लेबल्स देने हैं, वो सिंपल आपका सामान जो है ना वो अमेज़न के वेयर हाउस के अंदर पहुँचा देगा। ठीक है, मैं बॉक्स लेबल्स की पिक्चर्स भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये होता है, ये बॉक्सेस के बिल्कुल ऊपर लग जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये बॉक्स लेबल लगा हुआ है, इसके साथ ही जो है ना इधर करके आपका यूपीएस के लेबल्स भी लग जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सिंपल, ये बॉक्स लेबल आ गए। अब ये जब भी अमेज़न के सामान वेयर हाउस के अंदर जाएगा, तो ये यहाँ पर आपको बता दे देगा, ये यूपीएस के लेबल्स होंगे, ये बॉक्स लेबल्स होंगे। आ रही समझ? अच्छा जी, अब आ गया मैप, एमओक्यू क्या होता है। एक और चीज़ है प्रेप सेंटर का, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। प्रेप सेंटर क्या होता है? प्रेप सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप अपना सामान किसी भी थर्ड पार्टी के घर में पहुँचा दे सामान, उसको हम कह देते हैं प्रेप सेंटर है ये। सही है, बिकॉज़ क्या होता है, सम टाइम आपने स्टोर एज अ स्टोरेज आपने सामान किसी जगह पर पहुँचाना होता है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप हमारी सर्विसेज यूज़ कर लें, हम आपको ये रेट्स देंगे। ठीक है, तो उसको आप यूज़ करते हो सिंपल, उसको यूज़ करने के बाद क्या होता है कि आप अपना सामान अमेज़न के वेयरहाउस के अंदर पहुँचा सकते हो। तो ये प्रेप सेंटर का इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, एमओक्यू क्या होता है? एमओक्यू होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। सप्लायर्स कहते हैं कि भाई हमारा जो एमओक्यू है वो $200 है, $300 है, $400 है। यूके की बात करें तो 500 पाउंड है, 600 पाउंड है, 1000 पाउंड है। तो उनका एक एमओक्यू होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि इससे कम हम ऑर्डर एक्सेप्ट ही नहीं करते। अगर वो कह रहे हैं कि भाई हमारा 1000 पाउंड का एमओक्यू है ना, तो इट मीन्स के वो 1000 पाउंड से 1 पाउंड नीचे भी आपका ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, वो 9900, ठीक है, 99 पाउंड इवन के इसका भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सॉरी, 9000 इतना ही बनता, खैर जो भी है। तो 999, यस, 999 पाउंड का भी आपका जो ऑर्डर है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, अगर उनका एमओक्यू जो है ना वो 1000 पाउंड का है। तो ये चीज़ लास्ट में आपने सेल में रखनी है जब भी आपने ऑर्डर प्लेस करना है, तो 1000 पाउंड का। अच्छा, यूके के अंदर क्या होता है कि वैट जब भी आएगी ना बात एमओक्यू की, तो उसमें क्या होता है, वैट एक्सक्लूसिव होता है, यानी वैट इंक्लूडेड एमओक्यू नहीं होते सप्लायर्स के, वैट एक्सक्लूडिंग एमओक्यू होती हैं। अगर वो कह रहे हैं कि 1000 पाउंड का एमओक्यू है, तो इट मीन्स कि ये एक्सक्लूडिंग वीएटी होता है। ठीक है, मोस्टली, यानी ये मेरे साथ तो 99% केसेस में ऐसा ही हुआ है कि वो वैट एक्सक्लूसिव उनका एमओक्यू होता है, वैट इंक्लूडेड एमओक्यू नहीं होता। सही है, यानी वैट को निकाल के 200 पाउंड 1000 पे बनता है, तो इट मीन्स के 1200 पाउंड का इनका एमओक्यू हो जाएगा अगर वैट को ऐड करें। पीओ क्या होता है? पीओ इट मीन्स के परचेज ऑर्डर होता है। ये जब भी आप कोई सप्लायर से सामान परचेज करेंगे तो उसको कह देते हैं हम पीओ, परचेज ऑर्डर। ठीक है, मैप पॉलिसी क्या होता है? मैप पॉलिसी को सिंपल अगर मैं वर्ड्स में बताऊं तो ये फिक्स प्राइसिंग होती है। ठीक है, लाइक लेज है, एडिडास है, तो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इन सभी की क्या होती है, वो फिक्स प्राइसिंग होती है, वो फिक्स प्राइसिंग को वो यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर वर्ड है आउट ऑफ स्टॉक और इन स्टॉक। सप्लायर्स के पास जो सामान होता है वो ओ एस, इसको वर्ड यूज़ कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको समझ नहीं आ रही थी कि ओ एस क्या होता है। इसका मीनिंग है आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, आई एस मीन्स के इन स्टॉक।
तो अगर सप्लायर आपको कह रहा है कि ये सामान मेरे पास ओ ऐसा, इट मीन्स कि उनके पास ये सामान आउट ऑफ स्टॉक है, उनके पास ये सामान मौजूद नहीं है, ठीक है। तो आपने उनसे डेट पूछ लेनी होती है कि ये सामान कब तक आपके पास आ जाएगा। पेमेंट मेथड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेमेंट मेथड्स यूके के अंदर सिंपल क्या होता है कि नॉर्मली बैंक ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। यूके के अंदर मोस्टली वो क्या करते हैं कि वो आपको कार्ड की डिटेल्स नहीं देते, तो वो सिंपल बैंक ट्रांसफ़र ही होता है। तो आप बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, बट आपने क्या करना होता है, आपने उसको जाके उसकी वैलिडेशन लाजमी कर लेनी कि क्या ये सप्लायर ओके है, क्या ये परफेक्ट है, क्या ये स्कैमर तो नहीं है। बिकॉज जब भी आप बैंक ट्रांसफ़र करोगे ना, तो आपको पैसे वापस नहीं मिलने होते, जब जितनी मर्जी आप बहस कर लें। जब भी आप पेमेंट बाय कार्ड करोगे, ठीक है, उनको कार्ड की डिटेल्स दोगे, ओवर द फ़ोन दोगे या बाय ईमेल दोगे, ठीक है। बाय ईमेल के अंदर भी आपने ऐसे नहीं सेंड कर देनी, बिकॉज़ उसमें स्कैमिंग के चांसेस होती हैं। उनकी तरफ से कोई फॉर्म आता है, तो वो फॉर्म के अंदर वो प्रोटेक्टेड होता है फॉर्म। फॉर्म के अंदर आप कार्ड की डिटेल्स को एंटर करोगे, मेरा ये नंबर है, ये मेरा सीवीवी है, ये मेरा नाम है, ठीक है, ये एक्सपायरी डेट है, ये 4 चीज़ें होती हैं। ये 4 चीज़ें आप जब आप उनको बताओगे, ठीक है, तो फिर जाके वो क्या करेंगे, इस कार्ड के नंबर इसकी डिटेल्स को यूज़ करेंगे, फिर आपकी पेमेंट को कट कर लेंगे। और अगर आप बाय बैंक ट्रांसफ़र करते हो, अगर गलती से भी किसी ऐसे सप्लायर को सामान सेंड कर दिया कि जो कि 2 नंबर है, ठीक है, जो कि आपके पैसों को लेके भाग सकता है, तो आपके रिकवरी के चांसेस नहीं हैं। जबकि अगर आप पेमेंट बाय कार्ड करते हो, तो आपके रिकवरी के चांसेस हैं, ठीक है। वो भी उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है रिकवरी होने में भी। तो आपने क्या करना है, हमेशा आपने पेमेंट की डिटेल्स को पूछना है कि भई आप हमें बताओ कि पेमेंट के मेथड्स क्या हैं। आप हमें सारी डिटेल के साथ बताओ कि आपके पेमेंट्स के कौन-कौन से मेथड हैं, ताकि हमें पता हो कि आप पेमेंट बाय कार्ड भी एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते, या सिर्फ़ एसीएच करते हो, जिसको बैंक ट्रांसफ़र कहते हैं। ड्रॉप शिपिंग फैसिलिटी, कुछ सप्लायर होते हैं वो कहते हैं कि भई हम आपको ड्रॉप शिपिंग भी अलाउ करेंगे, यानी जब भी आपको ऑर्डर आएगा। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है कि आपको ऑर्डर आया, आपने जो है ना वो इसको एफबीएम भी कह देते हैं। जैसे ही ऑर्डर आया, आपने उनको ऑर्डर की डिटेल सेंड की कि ये यहाँ पर पहुँचाना है सामान, तो सामान उनके पास होता है, आप अपने पास नहीं रखते, आप लिस्टिंग जस्ट कर देते हो। जैसे ही ऑर्डर आता है, सिंपल आप उनको सामान भिजवा देते हो। आप उनको सॉरी, वो जो लिस्ट होती है प्रोडक्ट की कि ये सामान कहाँ पर जाएगा, कितने की क्वांटिटी है, कौन-सा सामान है, उसकी डिटेल सेंड करते हो, तो वो जो सप्लायर होता है वो खुद ही सामान कस्टमर तक पहुँचा देता है, ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, रिटर्न पॉलिसी। रिटर्न पॉलिसी आपने सप्लायर से लाज़मी पूछनी है, उसकी बहुत बड़ी वजह है, अगर तो सप्लायर आपकी प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं लेता, ठीक है, आपकी एक्सेप्ट नहीं करता रिटर्न्स, देन क्या होता है कि आपने बड़ा वाइज़ली चूज़ करना होता है कि इस प्रोडक्ट में मैं इन्वेस्ट करूँ, ना करूँ, ठीक है। अगर तो वो रिटर्न एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो फिर इतना मसला नहीं है, बिकॉज़ जब भी यानी इतना ज़्यादा भी इश्यू नहीं है, लेकिन इश्यू है, आपने प्रोडक्ट को बड़ा वाइज़ली चूज़ करना है। पहली बात तो ये है कि एक्सेप्ट कर रहा है रिटर्न या नहीं कर रहा। अगर तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना, फिर आपने मज़ीद कॉन्शियस हो जाना है कि मैंने इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है, नहीं करना। अगर तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर इतना ज़्यादा मसला नहीं है। अगर कल को प्रोडक्ट ना बिकी या कोई और इश्यू आ गया, तो हम इसको रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है। यूएसए के अंदर क्या होता है, रीस्टॉकिंग फ़ी होती है, यूके के अंदर ये सीन नहीं होता। अब यूके के अंदर क्या होगा कि आपने सिंपल, अगर प्रोडक्ट आपको अच्छी नहीं लगी, तो आप उसको रिटर्न करवा सकते हो। वो रीस्टॉकिंग फ़ी नहीं लेते। लाइक अगर आपका $1000 का एमओक्यू है, ठीक है, यूएसए के अंदर अगर बात करें, तो वो 30% आपका वैसे ही कट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो आपको $700 मिलेगा वापस, रीस्टॉकिंग फ़ी 30% लेते हैं, या किसी की 50% होती है, किसी की 40% होती है, किसी की 20% होती है, ठीक है। तो वो जो आपका टोटल ऑर्डर होगा, उसमें से वो 20% कट कर लेंगे, 30% कट कर लेंगे, इस तरह होता है। और अगर यूके की बात करें, तो इस तरह रीस्टॉकिंग फ़ी उनकी नहीं होती। टर्नओवर, सप्लायर आपसे पूछते हैं कि आपने अभी तक कितना टर्नओवर किया, तो आपने टर्नओवर अपना सारा बता देना। इनकॉर्पोरेशन डिटेल्स, कि आपकी कंपनी कब बनी थी, तो आपने उसकी कंपनी की डिटेल्स, अगर यूके के अंदर है तो सिंपल यहाँ पर जाएंगे आप ओवरव्यू में, तो ये आ जाएगा इनकॉर्पोरेशन डेट, ठीक है। और अगर बात करें यूएसए के अंदर, तो वो जो ईआईएन होगा, या फिर वहाँ पर भी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है, तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट की डिटेल्स आपके आपके पास होगी सामने, तो वहाँ से आप देख सकते हो। अच्छा, बैंक डिटेल्स लाज़मी है, बैंक डिटेल्स आपके पास पड़ी होनी चाहिए। अगर आप वाइज़ को यूज़ कर रहे हो या फिज़िकल बैंक को यूज़ कर रहे हो, तो आपके पास ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए कि ये इसका सॉर्ट कोड नंबर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, वो सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। तो ये मोटी-मोटी मैंने जो है ना वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताई है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी, जो कि आपको कम्युनिकेशन के अंदर आगे बार-बार ज़रूरत पड़नी है। ठीक है। अगर आपको ये चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आपकी आगे जाके डिफ़िकल्टीज़ आएँगी बिज़नेस को समझने में भी। बिज़नेस बेसिकली है कि अभी होलसेल में हम क्या करते हैं कि सामान परचेज़ करते हैं, ठीक है? परचेज़ फ्रॉम सप्लायर एंड देन सेंड टू प्रेप सेंटर और अमेज़न।
ठीक है। थर्ड क्या करते हैं, देन हम इसको सेल इट ऑन अमेज़न, ठीक है? ये हम करते हैं। अब परचेज़िंग सप्लायर से करते हैं, सप्लायर कौन-से हैं, वो ब्रांड्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, जैसे उनसे परचेज़ किया, अब ये जितनी कम्युनिकेशन है उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, अब बेसिकली उनसे हम डील कर रहे होते हैं कि हम आपसे सामान परचेज़ करना चाह रहे हैं, हमें बताएँ कि किस रेट में आप देंगे सामान, ठीक है? क्या रेट्स होंगे, कौन-सी प्रोडक्ट है आपके पास, क्या च चीज़ें हैं, कैटलॉग आपके क्या है, प्राइस शीट आपकी कौन-सी है, उसमें सारी डिटेल्स फिर हम छानते हैं, स्कैनिंग में जाके करते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट अच्छी लग गया, फिर हम उनको ऑर्डर बताते हैं कि हम ये आपसे प्रोडक्ट्स को परचेज़ करना चाह रहे हैं। और फिर अच्छी अगर उसमें आप नेगोशिएट करते हो मज़ीद कि हमें मज़ीद अच्छी प्राइसिंग चाहिए, आप अगर अगर आप बड़ा ऑर्डर जो है ना अभी लेना चाह रहे हो, नॉर्मली क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर के बाद ही आपको फिर डिस्काउंट्स मिलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में आपको डिस्काउंट्स बहुत कम मिलते हैं। पहले आप ऑर्डर करते हो, उनको समझ आता है कि ठीक है, बंदा सही है, तो फिर जब आपका का जो है ना सप्लायर के साथ थोड़ा-सा रिलेशन हो जाता है, फिर आप उनसे डिस्काउंट्स भी पूछते हो कि हमें डिस्काउंट्स चाहिए इसमें। तो आपने सामान को फिर क्या करना है, प्रेप सेंटर में भेज देना है या अमेज़न के अंदर भेज देना है और इसको अमेज़न पर बेच देना है। यानी हम होलसेलर से परचेज़ करेंगे, ठीक है? परचेज़िंग फ्रॉम होलसेलर्स या ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है? और देन एज़ अ रिटेलर सेल ऑन अमेज़न, ठीक है? आपने एज़ अ रिटेलर अमेज़न पर जाके बेच देना है। तो ये सारा बिज़नेस है आपका। जैसे ही आप लाइक आपकी कोई अपने सिटी में शॉप है, तो आप बड़ी मार्केट में जाओगे, वहाँ पर होलसेल रेट में परचेज़ करोगे या बड़े ब्रांड के पास जाओगे, उससे सामान परचेज़ कर कर लिया, अपनी शॉप पे रखा, फिर जाके लोगों को बेचना शुरू कर दिया। यही सारा सीन अमेज़न पर है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सारी चीज़ें वही हैं, चीज़ें बस ऑनलाइन है और कोई डिफरेंस नहीं है। सारा कुछ ऑनलाइन है, डिफरेंस ये है कि बस आपने चीज़ों को ऑनलाइन डिस्कस करना है, ऑनलाइन ही सारी बात करनी है, ऑनलाइन ही आपने डील करनी है, ऑनलाइन ही सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है। हर चीज़ बेसिकली बैकएंड पे फिज़िकली हो रही है। इसमें ये नहीं है कि हवाई चीज़ें सारी हो रही हैं। सारा वही फिज़िकल प्रोसेस हो रहा था। आपने सामान एक जगह से लिया, अमेज़न के अंदर सामान पहुँचाया, फिर अमेज़न के अंदर ऑर्डर आते हैं, वो ऑर्डर जो है ना वो प्रोडक्ट का वो अमेज़न खुद ही कस्टमर के घर तक पहुँचा देता है। तो अमेज़न सारी इसकी ज़िम्मेदारी लेता है। तो ये सारा बिज़नेस मॉड्यूल है, इसकी आई थिंक सो कि आपको सारी समझ आ गई होगी। ये था बिज़नेस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? और अब क्या होगा नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस होगा, अब हम क्या करेंगे कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देंगे विद डिफरेंट सप्लायर्स। जो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि फॉर्म कैसे फिल करनी है, ठीक है? आपने कम्युनिकेशन कैसे करनी है सप्लायर के साथ। ठीक है जी, तब तक इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।